गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ईडुसाला में आपका स्वागत है। हम लोग घटना चक्र पॉइंटर की पर्यावरण और पारिस्थितिकी देख रहे थे। उसका पार्ट 3 है ये। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैव मंडल रिजर्व और उनके क्षेत्रफल और स्थापना वर्ष दिया है। तो जैव मंडल का रिजर्व देख लेते हैं। क्षेत्रफल और स्थापना वर्ष एग्जाम के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देख लेते हैं कौन कौन से जैव मंडल रिजर्व हैं। अचान कमार अमरकंटक, अगस्तमलाई, दिहांग दिबांग, डिब्रू सैखोवा, ग्रेट निकोबार, मन्नार की खाड़ी, कंचनजंगा, मानस, नंदा देवी, नीलगिरी और भी हैं, देख लेते हैं। नोक्रेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, सुंदरवन, कच्छ, शीत रेगिस्तान, सेचासलम की पहाड़ियाँ, ये सब, और एक पन्ना है, ये सब जैव मंडल रिजर्व हैं। इसमें जो स्टार लगे हैं, इसमें सबसे लेटेस्ट पन्ना है जो कि 2011 में स्थापना वर्ष है इसका। और इनमें जिनमें स्टार लगा हुआ है उसे यूनेस्को ने मैप कार्यक्रम के तहत जैव मंडल रिजर्व के विश्व तंत्र की सूची में शामिल किया है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देख लीजिए इसमें जिसमें जिसमें स्टार लगा है इन्हें यूनेस्को ने मैप कार्यक्रम के तहत जैव मंडल रिजर्व के विश्व तंत्र की सूची में शामिल किया है। चलिए तो अब नेक्स्ट देखते हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है, तो नला मलाई जो है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता था, तो भरतपुर राजस्थान में स्थित है। यहाँ की संरक्षित प्रजाति नहीं है, तो यह है शेर। तो शेर यहाँ की संरक्षित प्रजाति नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं। जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है आनुवांशिक विभिन्नता के लिए। जैव मंडल रिजर्व एवं उनकी स्थिति के अनुसार देखते हैं। नोक्रेक कहाँ है, तो यह मेघालय में है। मानस असम में है। दिहांग दिबांग कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। अगस्तमलाई केरल तमिलनाडु में है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। कंचनजंगा सिक्किम में है। शीत मरुस्थल कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है। भारत सरकार ने अब तक 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए हैं, जिसमें यूनेस्को ने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों के विश्व संजाल में 11 को शामिल किया है। ठीक है, भारत के विभिन्न जैव भंडारों में से जो गारो पहाड़ियों पर फैला है वह कौन सा है, तो यह नोक्रेक है। नंदा देवी जीव मंडल कहाँ किस राज्य में स्थित है, यह उत्तराखंड में स्थित है। विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित है नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। नेक्स्ट पे आते हैं। भारत के जैव मंडल रिजर्व की सूची में 2009 में किसे जोड़ा गया था, तो एक कोल्ड डेजर्ट शीत रेगिस्तान को जोड़ा गया था। राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा परिभाषित करती है विधान से। वन्य जीव अभयारण्य में अनुमति होती है, सीमित जीवीय हस्तक्षेप की अनुमति होती है। नेक्स्ट है। जिस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीव भार एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमति नहीं है, वह है राष्ट्रीय उद्यानों में। जिस राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है वो कौन सा है, तो वह है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। हाथी परियोजना शुरू की गई थी फरवरी 1922 में शुरू की गई थी। जंगली गधों का अभयारण्य गुजरात में है। भारत का वह राज्य जहां एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, तो यह है पश्चिम बंगाल एवं असम। वह अभयारण्य जो मुख्यतः एक सींग वाले गैंडों के लिए जाना जाता है, तो वह है काजीरंगा, जो एक सींग वाले गैंडों के लिए जाना जाता है। गोमर्दा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, यह रायगढ़ छत्तीसगढ़ में स्थित है। गैंडे को पुनर्वासित करने का कार्य जिस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है वह है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। उद्धव झील पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है, यह साहेबगंज झारखंड में स्थित है। अब देखते हैं सही सुमेलित राज्य और राष्ट्रीय उद्यान है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। बांदीपुर कर्नाटक में है। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। नेक्स्ट पे आते हैं। सर्वाधिक राष्ट्रीय पार्कों की संख्या कहाँ है, तो यह है मध्य प्रदेश में 10 है। अंडमान निकोबार में 9 है। उत्तर प्रदेश के प्रश्नगत पक्षी विहारों को उनके जिलों के साथ सही सुमेलित करना है, तो पक्षी विहार और जिला देखते हैं। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है। ओखला पक्षी विहार ग्रेटर नोएडा में है। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में है। पार्वती अरंगा पक्षी विहार जयप्रकाश नगर गोंडा में है। नेक्स्ट है। साइबेरियन सारस के लिए
आदर्श प्राकृतिक निवास राजस्थान है। राष्ट्रीय उद्यानों को उनके राज्यों के साथ सुमेलित किया गया। देखते हैं राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यह उत्तराखंड में है। पीन वैली कहाँ है? तो यह हिमाचल प्रदेश में है। राष्ट्रीय पार्कों एवं संरक्षण के लिए उनमें रखे हुए वन्य जीवों की सूची को देखते हैं। राष्ट्रीय पार्क और वन्य जीव, बांदीपुर बाघ अभयारण्य है, काजीरंगा एकल श्रृंग गैंडा अभयारण्य है, सुंदरवन जैव मंडल एवं बाघ अभयारण्य है, सिमलीपाल हाथी अभयारण्य है। नेक्स्ट है सरिस्का एवं रणथंभौर जिस जानवरों के लिए संरक्षित है वह है बाघ। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का जिस राज्य में स्थित है वह है राजस्थान अलवर जिला। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर में स्थित है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य 78 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तारित है। यह उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। करेरा वन्य जीव अभयारण्य लगभग 202 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है। यह मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। 52 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला जयसमंद वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? यह राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट पे आते हैं नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य एक लघु अभयारण्य है जो राजस्थान के 12 जिले में स्थित है। अब नेक्स्ट पे आते हैं टाइगर रिजर्व और राज्य देखते हैं। कार्बेट यह उत्तराखंड में है, बांदीपुर कर्नाटक में है, मानस असम में है, पलामू झारखंड में है, रणथंभौर राजस्थान में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, कान्हा मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है मेलघाट महाराष्ट्र में है, पेरियार केरल में है, सरिस्का राजस्थान में है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम यह आंध्र प्रदेश में है, अमराबाद तेलंगाना में है, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है, बुक्सा पश्चिम बंगाल में है, दुधवा कतरनी घाट यह उत्तर प्रदेश में है, कालाकाड मुंडथुरई यह तमिलनाडु में है, वाल्मीकि बिहार में है, पेंच मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, पन्ना मध्य प्रदेश, दम्फा मिजोरम, तदोबा अंधेरी यह महाराष्ट्र में है, भद्रा कर्नाटक में है, नमेरी असम में है, पेच कहाँ है? महाराष्ट्र में है, बोरी सतपुरा यह मध्य प्रदेश में है, पक्के या पाखुई यह अरुणाचल प्रदेश में है, अन्नामलाई तमिलनाडु में है, उदंती और सीता नदी छत्तीसगढ़ में है, सतकोसिया उड़ीसा में है, काजीरंगा असम में है, अचान कमार छत्तीसगढ़ में है, डंडेली अंसी कर्नाटक में है, संजय दुबरी यह मध्य प्रदेश में है, मुडुमलाई तमिलनाडु में है, नागरहोल कर्नाटक में है, पारंबीकुलम केरल में है, सह्याद्री महाराष्ट्र में है, कावल तेलंगाना में है, बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर कर्नाटक में है और सत्यमंगलम कहाँ है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट पे आते हैं मुकुंद हिल यह राजस्थान में है, नवेगांव नागजीरा यह महाराष्ट्र में है, पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है, बोर महाराष्ट्र में है, राजाजी उत्तराखंड में, ओरंग असम में है, कामलाग अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट पे आते हैं भारत में बाघ संरक्षित परियोजना के अंतर्गत नहीं है, यह चिल्का झील नहीं है। बाघ आरक्षित क्षेत्र स्थित है, बांदीपुर मानस और सुंदरवन ये सब बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं। भारत के टाइगर रिजर्व में जो मिजोरम में स्थित है वह है दम्फा। नेक्स्ट है बाघ आरक्षित क्षेत्र और राज्य देखते हैं। बुक्सा पश्चिम बंगाल में है, दम्फा मिजोरम में है, नमेरी असम में है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तृत है जो वो है पेंच जो कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में स्थित है। व्याघ्र अभयारण्य कौन सा है? कान्हा रणथंभौर और बांधवगढ़। काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? तो यह गेंडा के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है अभयारण्य और राज्य। गर्म पानी असम में है, पाखल यह तेलंगाना में है, सरिस्का राजस्थान में है, मूकाम्बिका कर्नाटक में है, डालमा झारखंड में है, नैयर केरल में है, कोटीगांव गोवा में है। नेक्स्ट पे आते हैं असम में मानस अभयारण्य जाना जाता है या बाघों के लिए जाना जाता है। राष्ट्रीय उद्यान और जिला देखते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला मध्य प्रदेश में है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान शहडोल मध्य प्रदेश में है, माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी मध्य प्रदेश में है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बस्तर छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट है गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, भरतपुर पक्षी विहार राजस्थान में है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान यह मध्य प्रदेश में है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यह असम में है। सही सुमेली देखते हैं पार्क तथा वन्य जीव अभयारण्य या उसका राज्य। तो दाजीगाम वन्य जीव अभयारण्य जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है
केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य यह राजस्थान में है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में है। पेरियार वन्य जीव अभयारण्य केरल में है। नेक्स्ट पे आते हैं, राष्ट्रीय पार्क और राज्य देखते हैं। दाजीगाम जम्मू कश्मीर में है। पापीकोंडा यह आंध्र प्रदेश में है। संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। अब देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान और उसका स्थापना वर्ष। जिम कॉर्बेट 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। कान्हा 1955 में। काजीरंगा 1974 में। साइलेंट वैली 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। बस्तर क्षेत्र में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो यह है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश के शहडोल मंडल के उमरिया जिले में स्थित है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। डांडेली अभयारण्य कर्नाटक में स्थित है। उत्तराखंड के 3 जिलों देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल यह स्थित है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट पे आते हैं, राष्ट्रीय उद्यान और राज्य देखते हैं। अंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। बेटला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है और गुगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट पे आते हैं, काजीरंगा किसके लिए है? तो यह गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। गिर शेर के लिए, सुंदरवन बाघ के लिए और पेरियार जो है हाथी के लिए प्रसिद्ध है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में बाघ और हाथी होते हैं। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में हाथी। मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर के लिए है। ठीक है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में स्थित है। नेक्स्ट पे आते हैं, महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के देहरादून में। हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर जिले में तथा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ विस्तारित है? तो यह मध्य प्रदेश के राज्य के भोपाल जिले में विस्तारित है। येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। सागरीय राष्ट्रीय उद्यान मन्नार की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट पे आते हैं, यूनेस्को ने वर्ष 2018 में भारत के जिस जैव मंडल रिजर्व को मैप कार्यक्रम के तहत जैव मंडल रिजर्व के विश्व तंत्र की सूची में शामिल किया है तो वह कंचनजंगा है। तो ये 2018 में किया गया है जो कि कंचनजंगा है। नेक्स्ट है, बायोस्फीयर रिजर्व एडवर्ड सुएस इकोसिस्टम से संबंधित है। APD कंडोल। इकोलॉजी से संबंधित है AG टांसले और जैव विविधता से संबंधित है रेमंड F दासमैन। नेक्स्ट पे आते हैं, कार्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन हेतु जिस पैमाने में के हवाई छायाचित्र उपयुक्त है तो वह है लघु पैमाने वाले हवाई चित्र हैं। एक नेक्स्ट आते हैं, एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लॉमान फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनूप स्वैम्प होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। तो यह है केबुलाओं में जाओ नेशनल पार्क। ठीक है। चमकीला नीले धब्बों के साथ मखमली काले पंखों वाली ब्लू मॉर्मॉन तितली को सर्वप्रथम राज्य तितली के रूप में किसने घोषित किया है? तो यह है महाराष्ट्र ने। सदर्न बर्ड विंग भारत की सबसे बड़ी तितली है जिसे राज्य तितली का दर्जा दिया गया है तो यह कर्नाटक ने दिया है। यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की शुरुआत हुई, यह 1971 में हुई। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है वह हिमाचल प्रदेश में है। इनमें से यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की बृहत्तम जैवमंडलीय निधि कौन सी है? तो यह है मन्नार की खाड़ी। मेघालय स्थित गारो खासी रेंज का एक भाग है गारो पहाड़ियाँ। लोकटक झील भारत में ताजे पानी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो ये कहाँ स्थित है? तो यह मणिपुर में स्थित है। यह पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट एरिया में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। तो यह है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। भारत का 16वां जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र शीत मरुस्थल है। यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 5 मौसमों का बाग कहाँ स्थित है? तो यह मेहरौली के पास स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, समस्त विश्व में बाघों की आकलित संख्या 3000 से 4000 के मध्य है। भारत में इसकी संख्या कितना है? तो यह 2967 है। नेक्स्ट पे आते हैं, जिस राष्ट्रीय उद्यान ने वन्य जीव प्रबंधन के लिए ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करना आरंभ किया है तो यह है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है, पालपुर नामक स्थल पर अवस्थित कूनो वन्य जीव अभयारण्य का एशियाई शेरों के पुनर्प्रवेश स्थल के रूप में चयन किया गया है तो यह श्योपुर जिले में चयन किया गया है। नेक्स्ट है, संरक्षित क्षेत्र और देखते हैं जिसके लिए जाने जाते हैं। तो जो भीतरकनिका उड़ीसा लवण जल मगर हैं, यह मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान,
यह महान भारतीय सारंग के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में विशेषतः असम में पाए जाते हैं, तो यह हुलुक गिबन पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहाँ है, तो यह है पश्चिमी घाट में। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। इसका प्राकृतिक आवास पश्चिमी घाट है। इस पक्षी का वैज्ञानिक नाम ब्यूसेरस बाइकॉर्निस है। यह पक्षी एक विशेष प्रकार का घोंसला बनाता है। वनों की कटाई होने से इस पक्षी की प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहा है, तो इसे ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के बारे में बताया गया है। राष्ट्रीय उद्यान और उसकी अवस्थिति देखते हैं। काजीरंगा यह कहाँ है, यह गोलाघाट नौगांव में है जो कि असम में है। कुद्रेमुख चिकमंगलूर कर्नाटक में है। साइलेंट वैली जिसे शांत घाटी कहते हैं, यह पालघाट केरल में है। पेच जवाहरलाल नेहरू यह नागपुर महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट पे आते हैं भारत का प्रथम तितली उद्यान बन्नरघट्टा जैविकी उद्यान कहाँ स्थित है, तो यह बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट है अस्कोट वन्य जीव सैंक्चुरी किस जनपद में है, तो वह पिथौरागढ़ जनपद में है। अब देखते हैं बाघ आरक्षित क्षेत्र और राज्य। बांदीपुर कहाँ स्थित है, यह कर्नाटक में है। मेलघाट महाराष्ट्र में है। बुक्सा पश्चिम बंगाल में है। पक्के या पखुई यह अरुणाचल प्रदेश में है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल प्राप्त करता है, तो यह रामगंगा नदी से प्राप्त करता है। नेक्स्ट पे आते हैं नेशनल पार्कों में से जिसकी जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है, वह है नामदफा नेशनल पार्क। नेक्स्ट पे आते हैं बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है, तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। शुक्ला फांटा वन्य जीव अभयारण्य यह नेपाल में स्थित है। सही सुमेलित देखते हैं दाम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित है। गुमटी वन्य जीव अभयारण्य यह त्रिपुरा में स्थित है। सारामती शिखर नागालैंड में स्थित है। नेक्स्ट है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रवाहित होती है, तो यह रामगंगा एवं कोसी नदियां प्रवाहित होती हैं। ब्रह्मपुत्र दिफ्लू मोरा धनसिरी ये सब नदियां जो हैं किस राष्ट्रीय उद्यान से प्रभावित होती हैं, तो यह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रवाहित होती हैं। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान से होकर जाने वाली नदी कौन है, तो यह कुंती पुझा नदी है। पंजाब प्रांत में ब्यास और सतलुज के संगम पर स्थित कौन सा है, यह है हरिके आर्द्र भूमि। नेक्स्ट पे आते हैं राजस्थान प्रांत के भरतपुर में गंभीर और वानगंगा नदी के संगम पर स्थित है, यह है केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट देखते हैं आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा में स्थित ताजे पानी की झील या कोलेरू झील को कहते हैं। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम एक समुद्री सेंचुरी जिसकी सीमाओं के अंतर्गत परवाल भीतियाँ मोलस्का डॉल्फिन कछुए और अनेक प्रकार के समुद्री पक्षी हैं स्थापित किया गया है, तो यह कच्छ की खाड़ी में स्थापित किया गया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं नीलगिरी की मेघ बकरियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो ये इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पार्क और राज्य देखते हैं। बोंडला वन्य जीव अभयारण्य यह गोवा में है। कांगेर घाट राष्ट्रीय पार्क यह छत्तीसगढ़ में है। दीपोरबिल वन्य जीव अभयारण्य असम में है। कोठागढ़ वन्य जीव अभयारण्य यह उड़ीसा में है। चिनार वन्य जीव अभयारण्य जो है यह केरल में स्थित है। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी यह गुड़गांव में स्थित है। तमिलनाडु का पश्चिमी बिहार कहाँ स्थित है, तो यह कारीकिली में स्थित है। नेक्स्ट पे आते हैं जिस देश में उसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है, तो वह है भूटान। विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान स्थित है, यह क्यू इंग्लैंड में स्थित है। बुंदाला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो हाल ही में यूनेस्को के मानव तथा जीवमंडल मैन एंड बायोस्फीयर तंत्र में सम्मिलित किया गया है, तो यह है श्रीलंका में। ठीक है, बुंदाला। नेक्स्ट पे आते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक है वैकल्पिक ऊर्जा। चलिए देखते हैं सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्ष 2014 से 24 तक मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA का सचिवालय वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो यह गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो यह है दीव। नेक्स्ट है कभी कभी समाचारों में दिखाई देने वाले घरेलू अंश आवश्यकता पद का संबंध जिससे है वह है सौर शक्ति उत्पादन के विकास से है।
नेक्स्ट पे आते हैं, शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन को स्थापित करने और इंजीनियरिंग करने हेतु निर्माण पूरा होने तक जरूरत होती है। यह उच्च स्तरीय विशेषज्ञता और प्रौद्योगिकी की जरूरत होती है। ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत सौर ऊर्जा है। सौर, पवन, ज्वारीय पनबिजली ऊर्जा आदि प्राकृतिक संसाधन उदाहरण है। यह नवीकरणीय सौर ऊर्जा के उदाहरण है। कभी न समाप्त होने वाली तथा प्रदूषण रहित ऊर्जा है यह सौर ऊर्जा है। वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहगार यह सौर ऊर्जा है। नेक्स्ट पे आते हैं, इनमें से नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है, तो यह है बायोमास। छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, यह है तापीय ऊर्जा। वह ऊर्जा स्रोत जिससे प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है तो वह है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा प्राप्त होती है सूर्य से। जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है तो सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। सूर्य के प्रकाश को सौर ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। फोटोवोल्टेइक तकनीक के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम उत्पाद, वन उत्पाद, नाभिकीय विखंडन तथा सौर सेल में से सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल कौन है, तो यह है सौर सेल। जीवाश्म ईंधन नहीं है यूरेनियम, जीवाश्म ईंधन नहीं है। पौधे के वो उत्पाद जो कि हजारों वर्षों से पृथ्वी के नीचे दबे पड़े थे, या पौधे के वे जीवाश्म जिनका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं तो वे जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो यह यूरेनियम को प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, परमाणुओं के संयोजन तथा विखंडन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न की जाती है नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के महत्व को देखते हुए भारत में वर्ष 2003 में गठन किया गया था, राष्ट्रीय हाइड्रोजन बोर्ड का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, वैज्ञानिकों के अनुसार भविष्य का ईंधन कौन है, तो यह है हाइड्रोजन। ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है, कोयला तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा। नेक्स्ट है, इनमें से भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, तो यह है जल विद्युत। नेक्स्ट है, इनमें से भारत में जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभावित वाला है तो यह है सौर शक्ति। जैव ईंधन के संबंध में निम्न कथन सत्य हैं, देखते हैं। जैव ईंधन पारिस्थितिकी अनुकूल होता है। जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है और जैव ईंधन मक्का से भी बनता है। बायोडीजल की फसल है तो यह है जैट्रोफा। तो जैट्रोफा से बायोडीजल बना जाता है। इथेनॉल एक प्रसिद्ध एल्कोहल है, इसे एथिल एल्कोहल भी कहते हैं। इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो हरित ईंधन के रूप में इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, पाइन, करंज, फर्न से भी किण्वनीकरण कर एथेनॉल प्राप्त किया जाता है। इसे शामिल करते हैं हरित ईंधन स्रोत में शामिल करते हैं। भारत का सबसे पहला पूर्णतः जैविक खेती पर आधारित राज्य है तो यह सिक्किम है। नेक्स्ट है, जैट्रोफा, पोंगामिया और सूरजमुखी की खेती बायोडीजल के लिए की जाती है। नाभिकीय शक्ति परियोजनाओं के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रभाव जिनका अध्ययन किया जाना तथा हल निकाला जाना है वे हैं वायु, मृदा, जल का रेडियोधर्मी प्रदूषण, वन अपरोपण तथा पेड़ पौधों एवं जंतु समूह की क्षति, रेडियोधर्मी अपशिष्ट का निस्तारण, ये सब है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को प्रारंभ किया गया था तो ये 2015 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच स्थित 121 देशों का एक समूह है जो अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए सूर्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करने हेतु प्रतिबद्ध है। तो यह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ISA, गुरुग्राम हरियाणा में है। ISA का सचिवालय है। ऊष्मा रासायनिक परिवर्तन द्वारा ठोस बायोमास का दहन योग्य गैस मिश्रण में रूपांतरण ही बायोमास गैसीकरण है। नेक्स्ट है, जीवभार गैसीकरण को भारत में ऊर्जा संकट के धारणीय हलों में से एक समझा जाता है। इस सही कथन देखते हैं इस संदर्भ में, तो नारियल आवरण, मूंगफली का छिलका और धान की भूसी का उपयोग जीवभार गैसीकरण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, नारियल आवरण, मूंगफली के छिलके तथा धान की भूसी द्वारा उत्पन्न गैस का उपयोग बिजली पैदा करने वाले जनरेटर से जुड़े उपयुक्त रूप से डिजाइन किए गए अंतर्दहन इंजन में किया जा सकता है। तो इसे डीजल की जगह इसका उपयोग किया जाता है। बायोमास में अप्रत्यक्ष रूप से पाई जाती है तो यह सौर ऊर्जा पाई जाती है।
नेक्स्ट है कथन कारण है, कोयला आधारित तापीय बिजली घर अम्ल वर्षा में अंशदायी होते हैं, तो ये सही है। कोयले के जलने पर कार्बन की ऑक्साइड उत्सर्जित होती है, तो दोनों ही कथन सही है। सल्फर डाइऑक्साइड के लिए उत्तरदायी है कोयले में सल्फर की उपस्थिति। नेक्स्ट है सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाएं, जिसे माइक्रोबियल फ्यूल सेल ऊर्जा का धारणीय स्रोत समझी जाती है, क्योंकि ये जीवित जीवों को उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त कर कुछ सब्सट्रेटों से विद्युतीय उत्पादन कर सकती है। ठीक है, तो इससे विद्युत उत्पादन होता है। ये विविध प्रकार के अजैव पदार्थ सबस्ट्रेट के रूप में प्रयोग करती है। ये जल का शोधन और विद्युत उत्पादन करने के लिए अपशिष्ट जल शोधन संयंत्रों में स्थापित की जा सकती है, तो ये सभी कथन इसके बारे में सही है। जैव परिवर्तनीय सबस्ट्रेट में उपलब्ध रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, तो यह सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाएं परिवर्तित कर देती है। भारत में संप्रति उपलब्ध प्रौद्योगिकी स्तर को देखते हुए सौर ऊर्जा का सुविधा से उपयोग किया जाता है, तो यह आवासीय भवनों को गर्म पानी की पूर्ति करने के लिए, लघु सिंचाई परियोजनाओं हेतु जल की पूर्ति करने के लिए और सड़क प्रकाश व्यवस्था के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है भारत में जैविक डीजल के उत्पादन के लिए जेट्रोफा करकास के अलावा पोंगामिया पिनाटा को भी क्यों एक उत्तम विकल्प माना जाता है, क्योंकि भारत के अधिकांश शुष्क क्षेत्रों में पोंगाम्बिया पिनाटा प्राकृतिक रूप से उगता है। पोंगाम्बिया पिनाटा के बीजों में लिपिड अंश बहुतायत में होता है, जिसमें से लगभग आधा ओलिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं, तो यह गंगा डेल्टा में नहीं पाए गए हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी की भूपर्पटी में पाए जाने वाले उष्ण जल से प्राप्त होने वाली वह ऊर्जा जिसका उपयोग मानव अपने विभिन्न कार्यों के लिए करता है, वह है भूतापीय ऊर्जा। भारत में भूतापीय ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रमुख क्षेत्र है यह हिमालय, खंपात बेसिन, सोनाटा, पश्चिमी घाट, गोदावरी बेसिन और महानदी बेसिन। नेक्स्ट है खनिज और समाप्त होने योग, तो खनिज क्या है, समाप्त होने योग है। सौर ऊर्जा क्या है, असमाप्त होने योग है। बायोगैस मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण वन अपरोपण वर्षा के लिए है। नेक्स्ट है जय मूल एस्फाल्ट बायो एस्फाल्ट पर मूल सीमा शुल्क की पूरी छूट प्रदान की गई है। इस पदार्थ का क्या महत्व है, देखते हैं। पारंपरिक एस्फाल्ट के विपरीत बायो एस्फाल्ट जीवाश्म ईंधनों पर आधारित नहीं होता। बायो एस्फाल्ट जैव अपशिष्ट पदार्थों से निर्मित हो सकता है। बायो एस्फाल्ट से सड़कों की ऊपरी सतह बिछाना पारिस्थितिकी के अनुकूल है, इसीलिए यह महत्वपूर्ण है। बायो एस्फाल्ट डामर का विकल्प है, जिसका निर्माण नवीकरणीय स्रोतों से किया जाता है, तो यह गैर पेट्रोलियम पर आधारित है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रदूषण। चलिए देखते हैं। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है, तो यह 5 माइक्रोन से कम होता है। नेक्स्ट है जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन विभिन्न देशों, नागरिक समाजों व निजी क्षेत्रों का एक वैश्विक प्रयास है जो अल्पजीवी जलवायु प्रदूषकों को न्यूनीकृत कर प्रतिबद्ध है, तो यह वायु की गुणवत्ता को बेहतर बनाने हेतु प्रतिबद्ध है। नेक्स्ट है सही सुमेली देखना है। पदार्थ और उनमें पाए जाने वाले संभावित अवांछनीय अथवा विवादास्पद रसायन। लिपस्टिक, इसमें सीसा होता है। शीतल पेय, इसमें ब्रोमीनित वनस्पति तेल होता है। चाइनीज फास्ट फूड, जिसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है। नेक्स्ट है यह प्रकृति में घटित होने वाली जैव न्यूनीकरण प्रक्रिया का ही संवर्धन कर प्रदूषण को स्वच्छ करने की तकनीक है, तो यह है जैव उपचारण बायोरेमिडिएशन। जैव उपचारण के लिए विशेषतः अभिकल्पित सूक्ष्मजीवों को सृजित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है, तो यह आनुवांशिक इंजीनियरिंग का किया जा सकता है। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण एंथ्रोपोजेनिक कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनसे प्रदूषण फैलता है वह प्रदूषक कहलाते हैं। जैव न्यूनीकरणीय रहित प्रदूषक मुख्यतः पर्यावरण में प्रवेश करते हैं, यह मानव जनित प्रदूषण के कारण प्रवेश करते हैं। धुआं आवश्यक रूप से वायुमंडल में जिसकी उपस्थिति के कारण होता है वह है नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड। धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला शक्तिशाली उत्तेज्य होता है यह पैराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। नेक्स्ट है इनमें से वह जो द्वितीयक प्रदूषक है यह है स्मॉग, जो द्वितीयक प्रदूषक है। इनमें से वह जो जैव विघटित प्रदूषक है तो यह है वाहित मल
यह जैव विघटित प्रदूषक है। ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु आदि के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानि रहित तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं, वह क्या कहलाते हैं? जैव विघटित प्रदूषक कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है, वायु प्रदूषण का मूल स्रोत है। नेक्स्ट है, जब मानवीय या प्राकृतिक कारणों से वायुमंडल में उपस्थित गैसों के निश्चित अनुपात में अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण के दो स्रोत हैं, प्राकृतिक स्रोत और मानव जनित स्रोत। वन, अग्नि तथा ज्वालामुखी उद्गार, जैविक पदार्थों के सड़ने गलने से निकलने वाली गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड इत्यादि, ये सब किस में आते हैं? तो ये प्राकृतिक स्रोत में आते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से वह जो जैव अपघटनीय प्रदूषक है तो यह है सीवेज। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के बनने के समय उत्पन्न होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होता है। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा जो है बना होता है स्मोक प्लस फॉग के मिलने से बना होता है। जहाँ पर अधिक यातायात रहता है वहाँ पर गर्म परिस्थितियाँ तथा तेज सूर्य विकिरण से प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे का निर्माण होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड ओजोन तथा पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट से बनता है तो यह प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा बनता है। पैरोक्सी एसिटिल, ओजोन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा बनता है। प्रकाश रासायनिक धूम का बनना किनके बीच अभिक्रिया का परिणाम होता है? तो यह नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन तथा पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट के बीच सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने से ऐसा होता है। नेक्स्ट है, गर्म, शुष्क तथा तीव्र सौर विकिरण वाले महानगरों में वायुमंडलीय हाइड्रोकार्बन और वाहनों व बिजली संयंत्रों से निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया करके कई सारे द्वितीयक प्रदूषक बनाती है, जैसे ओजोन, फॉर्मेल्डिहाइड और पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, पैन जिसे कहते हैं। इन अभिक्रियाओं को प्रकाश रासायनिक कहते हैं क्योंकि इनमें दोनों शामिल होते हैं, सूर्य का प्रकाश और रासायनिक प्रदूषण, इसीलिए इसे प्रकाश रासायनिक कहते हैं। ऑक्सीजन व नाइट्रोजन के मिलने से नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है। यह गैस वायु से मिलकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है। तो NO2 क्या है? भूरे रंग की तीखी गैस होती है। नवजात ऑक्सीजन सूर्य के तीव्र प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन के एक अणु से क्रिया करके बना लेती है, यह ओजोन बना लेती है। नेक्स्ट पे आते हैं, परऑक्सिक मूलक या तो ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर ओजोन बना लेते हैं अथवा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से मिलकर निर्माण करते हैं। तो ये किसका निर्माण करते हैं? पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट का निर्माण करते हैं, पैन का। नेक्स्ट है, यह क्लोरोप्लास्ट को नुकसान पहुंचाता है। इस वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्षमता एवं पौधे का विकास कम हो जाता है। यह कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाली इलेक्ट्रॉन यातायात प्रणाली को बाधित करती है। यह एंजाइम प्रणाली को प्रभावित करती है। यह पैन है, पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट है। मनुष्य की आंखों में बहुत ज़्यादा जलन या उत्तेजना पैन के कारण होता है। पैन तथा O3 मिलकर छोटी छोटी बूंदें बना लेते हैं। वायु में मिलकर पैन तथा O3 धुंध बना लेती हैं। अधिक धूम कोहरे के निर्माण से घट जाती है तो ये दृश्यता घट जाती है। भारी ट्रक यातायात, निर्वाचन सभाएं, पॉप संगीत तथा जेट उड़ान में अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण जेट उड़ान है। तो जेट उड़ान इन सब में अधिकतम ध्वनि प्रदूषण करता है। किसी वस्तु से उत्पन्न सामान्य आवाज़ को ध्वनि कहते हैं। ध्वनि की इकाई क्या है? तो यह डेसिबल है। नेक्स्ट है, अनियोजित औद्योगिक विकास, अत्यधिक मोटर वाहनों का प्रयोग तथा यांत्रिक दोष युक्त विभिन्न प्रकार के वाहनों का परिचालन जो होता है ध्वनि प्रदूषण करने में योगदान देता है। ध्वनि की गति से तेज चलने वाले जेट विमानों से उत्पन्न शोर को सोनिक बूम कहते हैं। सोनिक बूम को मैक इकाई में व्यक्त किया जाता है। जो वस्तुएं ध्वनि की रफ्तार से चलती हैं उनसे उत्पन्न शोर को मैक 1 कहते हैं। समान स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण करने वाली गैस कौन सी है? तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि रंगहीन तथा अति विषैली होती है, यह एक प्रमुख प्राथमिक वायु प्रदूषक है। कार्बन मोनोऑक्साइड वायुमंडल में कम समय के लिए रहती है तथा इसका ऑक्सीकरण CO2 में हो जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में हो जाता है। इनमें से वह जो एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है तो वह है सल्फर डाइऑक्साइड, जो द्वितीयक प्रदूषक नहीं है। वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु वायु प्रणाली का शुभारंभ दिल्ली में किया गया।
सामान्य परिस्थिति में वृक्षों के पत्तों की सरसराहट का जो डेसिबल होता है वो 20 डेसिबल होता है। वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं तो वे प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं तो इसे द्वितीय प्रदूषक वायु प्रदूषक कहते हैं। PAN ओजोन तथा स्मॉग द्वितीय प्रदूषक कहलाते हैं। तो पैन, ओजोन तथा स्मॉग ये द्वितीय प्रदूषक हैं। नेक्स्ट है सल्फर के ऑक्साइड, मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर के ऑक्साइड जिसे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ये सभी प्राथमिक प्रदूषक होते हैं। अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस कौन सी है? तो यह है कार्बन मोनोऑक्साइड। यह रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके एक अस्थायी यौगिक बना लेती है जिससे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ऊतकों तक नहीं पहुंचा पाता है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक गैस है। तो यह है कार्बन मोनोऑक्साइड। मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्न में से कौन सी एक प्रमुख प्रदूषक है? तो यह है कार्बन मोनोऑक्साइड। वाहनों में पेट्रोल के जलने से धातु वायु को प्रदूषित करती है तो यह है लेड। इंजन में नॉकिंग रोकने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, लेड का प्रयोग किया जाता है। बच्चों के दिमाग के विकास में बाधा पहुंचाता है, उनके बुद्धि लब्धि लेवल को IQ को घटाता है तथा वयस्कों में हृदय व श्वसन संबंधी बीमारियों को उत्पन्न करता है तो यह लेड है, सीसा। नेक्स्ट है वायु प्रदूषकों में से जो रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड है। वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड है। यह गैस हीमोग्लोबिन अणुओं से ऑक्सीजन की तुलना में 240 गुना से 300 गुना अधिक तेजी से संयुक्त हो जाती है, जिस कारण वायु में पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर भी सांस लेने में कठिनाई होती है और घुटन महसूस होने लगती है। तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण होता है। इनमें से वह जो वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है तो वह है कार्बन मोनोऑक्साइड। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक है, यह आर्सेनिक है। नेक्स्ट है भारत के कई जगहों पर भूमिगत जल आर्सेनिक से संक्रमित होते हैं। यह संक्रमण मुख्यतः प्रकृति में पाए जाने वाले उत्पन्न आर्सेनिक से होता है, जो उत्पन्न होता है बेडरॉक से उत्पन्न होता है। आर्सेनिक के लगातार संपर्क से बीमारी हो जाती है तो यह ब्लैक फुट हो जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक के अनुसार आर्सेनिक की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो यह 0.05 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए। धान का पौधा बेहतर अवशोषक माना जाता है, यह आर्सेनिक का माना जाता है। भूजल के जरिए आर्सेनिक अनाज में पहुंच रहा है, इससे प्रभावित हो रही है समूची खाद्य श्रृंखला प्रभावित हो रही है। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण। यह प्रदूषक विभिन्न प्रकार के फसलों के माध्यम से मानव एवं पशुओं के आहार श्रृंखला में भी पहुंचता है तथा विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारियों से मनुष्य एवं पशुओं को ग्रस्त करता है। तो यह उर्वरक के माध्यम से। अकार्बनिक पोषक जैसे फास्फेट तथा नाइट्रेट घुलकर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आ जाते हैं। यह जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में सुपोषण को बढ़ाते हैं। सुपोषण के संदर्भ में सही कथन है, यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। तो ये सुपोषण के बारे में है। नेक्स्ट है अकार्बनिक उर्वरक तथा कीटनाशक अवशेष मृदा के रासायनिक गुणों को बदल देते हैं तथा विपरीत प्रभाव डालते हैं। यह भूमि के जीवों पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है, चमड़ा उद्योग में होता है। जल प्रदूषण तथा मृदा प्रदूषण के लिए प्रमुख रूप से यही उद्योग उत्तरदायी है, तो यह चमड़ा उद्योग है। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा निम्नलिखित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है, तो यह नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। सामान्यतः ऐसी वर्षा जिसका pH मान 5 से 6 से कम हो वह कौन सा वर्षा कहलाती है? तो यह अम्ल वर्षा कहलाती है। नेक्स्ट है वातावरणीय प्रदूषण औद्योगिक निश्चितों एवं प्रकृति में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड गैसें वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर गिरती हैं। इससे पृथ्वी पर अम्ल का जमाव होता है। अम्लीयता का लगभग आधा हिस्सा वायुमंडल से पृथ्वी पर स्थानांतरित होकर जमा होता है या शुष्क रूप में जमा होता है। मरुस्थलीय क्षेत्र में शुष्क से आर्द्र निक्षेप का अनुपात उच्च रहता है क्योंकि वहाँ पर शुष्क जमाव ज़्यादा होता है। ठीक है। नेक्स्ट है
इंसिनरेटर्स का प्रयोग किया जाता है, कूड़ा कचरा को जलाने के लिए किया जाता है। अम्लीय वर्षा, अम्लीय कोहरे, अम्लीय धुंध को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो अम्ल निक्षेप कहा जाता है। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें हैं नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड उत्तरदायी गैसें हैं। नेक्स्ट है उद्योगों एवं यातायात के उपकरणों से निःसृत नाइट्रस ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें वायुमंडल में स्थित जलवाष्प से प्रतिक्रिया करके सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक अम्ल बनाती है और ओस तथा वर्षा की बूंदों के रूप में पृथ्वी पर गिरने लगती है, तो यह अम्ल वर्षा कहलाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सल्फर के उत्सर्जन में कमी का प्रयास किया जा रहा है, तो यह हेलेंसिकी प्रोटोकॉल के तहत प्रयास किया जा रहा है। मथुरा की तेल शोधनशालाओं से उत्सर्जित SO2 से उत्पन्न अम्ल वर्षा क्षति पहुंचा रही है, तो यह ताजमहल के सौंदर्य को क्षति पहुंचा रही है। ताजमहल पर अम्ल वर्षा से जनित हानिकारक प्रभाव को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा ताप ट्रेपेजियम जोन विकसित किया जाता है। SO2 को क्रैकिंग गैस कहते हैं, क्योंकि यदि लगातार यह पत्थर पर प्रवाहित की जाए तो पत्थर हो जाता है छत विक्षत। नेक्स्ट है अधिक अम्लता के कारण अम्ल वर्षा के हाइड्रोजन आयन एवं मृदा के पोषक धनायन के बीच आदान प्रदान होता है। इसके फलस्वरूप पोषक तत्वों का निक्षालन हो जाता है एवं समाप्त हो जाती है, मृदा की उर्वरता समाप्त हो जाती है। अम्ल वर्षा में वे प्रदूषक जो वर्षा जल एवं हिम को प्रदूषित करते हैं वह हैं सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। अम्ल वर्षा होती है बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होती है। शंकुधारी वृक्षों के घने कैनोपी में पत्तियों के भूरे रंग के लिए उत्तरदायी होता है, यह अम्ल वर्षा का निक्षेप उत्तरदायी होता है। अम्ल वर्षा से कम हो जाता है मृदा के pH का मान कम हो जाता है। अम्ल वर्षा जहरीली धातुओं को उनके प्राकृतिक रासायनिक यौगिकों से टूटने में मदद करती है। ये धातु पीने योग्य जल एवं मृदा में प्रवेश कर दुष्प्रभाव डालते हैं, बच्चों के तंत्रिका तंत्र पर दुष्प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट है वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है, यह सल्फर ऑक्साइड के कारण अम्लीय हो जाता है। एक वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है सल्फर डाइऑक्साइड। वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है, यह यूट्रोफिकेशन संबंधित नहीं है। जल में जब जैविक तथा अजैविक दोनों प्रकार के पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाती है तो इस घटना को सुपोषण कहते हैं। अत्यधिक पोषकों की उपस्थिति में शैवालों का विकास तेजी से होने लगता है, तो इसे शैवाल ब्लूम कहते हैं। एस्बेस्टस फाइबर से घिरे वातावरण में ज़्यादा देर रहने से क्या हो जाता है? एस्बेस्टोसिस हो जाता है। फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो जलने से प्राप्त होता है, कोल पत्थर के कोयले से प्राप्त होता है। कोल के दहन से उत्पन्न प्रदूषक है फ्लाई ऐश। कोयला आधारित ताप विद्युत घरों से उत्पन्न होने वाले इस सूक्ष्म पाउडर से जीवों में होते हैं, तो यह श्वसन संबंधी रोग होते हैं। नेक्स्ट है जिसे वायु में मिलने से रोकने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अवक्षेपक या अन्य कण निस्यंदन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, तो यह है फ्लाई ऐश। ग्रीन मफलर संबंधित है, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। विशालकाय हरे पौधे अधिक ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों में रोपित किए जाते हैं, क्योंकि उनमें ध्वनि तरंगों को अवशोषित करने की क्षमता होती है। तो ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले ये हरे पौधे ग्रीन मफलर कहलाते हैं। नेक्स्ट है भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनाइड मिक रिसाव की घटना 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जो गैस रिस गई वह मिथाइल आइसोसाइनाइड है। भोपाल गैस त्रासदी में जिस गैस के रिसने पर बड़े पैमाने पर मृत्यु हुई वह है MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड। भोपाल गैस त्रासदी संबंधित यौगिक का नाम मिथाइल आइसोसाइनाइड है। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि यह पॉलीमर से बने होते हैं। मूलतः कार्बन एवं हाइड्रोजन के अणुओं के मिलने से बनता है। यह एथिलीन C2H4 का पॉलीमर होता है, बहुलक होता है, यह पॉलीथीन होता है। नेक्स्ट है इसकी खोज 1953 में इटली के रसायन शास्त्री गिलियो नत्ता और कार्ल जिगलर जर्मनी ने की थी। इन्होंने सर्वप्रथम देखा कि कार्बन एवं हाइड्रोजन के कण आपस में एक श्रृंखला बनाते हैं तथा एकल बंध एवं द्विबंध के रूप में स्थापित हो जाते हैं। इस खोज के लिए गिलियो नत्ता एवं कार्ल जिगलर को 1963 में रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो यह पॉलीथीन के बाद इन्होंने खोज की थी। भारत के सबसे बड़े चरखे के संदर्भ में सही कथन क्या है?
इसका उद्घाटन नोएडा में हुआ है। यह उपयोग किए हुए प्लास्टिक कचरे से बना हुआ है। वस्तुतः जो जीवाणुओं से नष्ट नहीं होता है वह प्लास्टिक है। जैव निम्नीकरणीय है रबर। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वह जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। इनमें से जिसके क्षय होने से अधिक समय लगता है तो यह है प्लास्टिक का थैला। वायु प्रदूषक के जैविक सूचक का कार्य लाइकेन करता है। शैवाल तथा कवक के द्वारा लाइकेन का निर्माण होता है। वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव लाइकेन पर पड़ता है क्योंकि ये संवेदनशील होते हैं। प्रदूषक संकेतक पौधा है यह लाइकेन है। लाइकेन सबसे अच्छे सूचक होते हैं वायु प्रदूषण के। वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का उदाहरण लाइकेन है। जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। जलीय वातावरण का सूचकांक है। BO2 का अधिक होना दर्शाता है जल के संक्रमित होने को दर्शाता है। कार्बनिक अपशिष्ट की मात्रा बढ़ने से अपघटन की दर बढ़ जाती है तथा O2 का उपयोग भी इसी के साथ साथ बढ़ जाता है। इसके फलस्वरूप मात्रा घट जाती है। घुली ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। कुछ ही सहनशील प्रजातियों के जीव तथा कुछ कीटों के डिंब ही बहुत अधिक प्रदूषित तथा कम DO वाले जीवी जल में जीवित रहते हैं, जैसे एनेलिड। तो एनेलिड के बारे में कहा जा रहा है। जिस जलाशय के DO का मान 8.0 mgl-1 से नीचे हो जाता है उसे संक्रमित जल की श्रेणी में रखते हैं। किसी जल क्षेत्र में BOD की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है, उसमें ऑक्सीजन मापी जाती है। जैव उपचारण से क्या तात्पर्य है? जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन इसका तात्पर्य है। इसके द्वारा किसी विशेष स्थान पर पर्यावरणीय प्रदूषकों के हानिकारक प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है। यह जैव रासायनिक चक्र के माध्यम से कार्य करता है। जैव उपचारण इसे कहते हैं। जैव उपचार यदि प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र में किया जाता है तो इसे स्वस्थानीय जैव उपचार कहा जाता है। यदि प्रदूषित पदार्थ को किसी अन्य जगह पर ले जाकर इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है तो इसे बाह्य स्थानीय जैव उपचार कहते हैं। नेक्स्ट है प्रदूषकों को जड़ों व पत्तियों में संग्रहित कर जैव उपचार क्रिया क्या कहलाता है? तो यह फाइटो निष्कर्षण कहलाता है। जल प्रदूषक नहीं है, यह सल्फर डाइऑक्साइड जल प्रदूषक नहीं है। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में है। भारत के गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों तथा बांग्लादेश के पद्मा मेघना के मैदानी इलाकों में भूमिगत जल अत्यधिक प्रदूषित होता है तो यह आर्सेनिक प्रदूषण से होता है। भारत के 7 राज्यों बंगाल, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर तथा छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से अत्यधिक प्रभावित है। भूजल में आर्सेनिक की अनुमेय सीमा 10 माइक्रोग्राम प्रति लीटर तक होता है। चेरनोबिल दुर्घटना नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है। इनमें से नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक होता है, यह उष्मीय प्रदूषण का कारक होता है। रूस में चेरनोबिल स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना 26 अप्रैल 1986 को हुई थी। विघटित होते रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड्स से उत्पन्न होने वाला विकिरण स्रोत है। यह रेडियो एक्टिव प्रदूषण का है। विकिरणों के प्रभाव से जीवों के आनुवांशिक गुणों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है जैविक रूप से अपघटित होता है तो यह है मल। स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविषालु धातु प्रदूषक है, यह है लेड। स्वचालित वाहनों में एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में लेड का प्रयोग किया जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, पाचन तंत्र इत्यादि प्रभावित होते हैं, ये लेड के कारण प्रभावित होते हैं। पेयजल में कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग हो जाता है। पारा युक्त जल पीने से मीना माटा रोग होता है। नेक्स्ट है वर्ष 1987 से इस अधिनियम में ध्वनि प्रदूषण को भी शामिल कर लिया गया है तो यह है वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत। नेक्स्ट फरवरी 2020 में IQ एयर विजुअल ने विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2019 जारी की। इसके अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद था। जनवरी माह में उत्पन्न मौसमी कारक था जो उत्तर भारत में असाधारण ठंड का कारण बना तो यह ला नीना था। अपने प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल दामोदर नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है सरसों के बीज के मिश्रण के रूप में समानतः निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है तो यह आर्जिमोन के बीज का प्रयोग किया जाता है। आर्जिमोन मैक्सिकाना मेक्सिको में पाई जाने वाली पोस्ते की एक प्रजाति है। सरसों के तेल में इसकी मिलावट से जो महामारी फैल सकती है वह है ड्रॉपसी।
भारत के समुद्री जल में हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन में हो रही वृद्धि पर चिंता व्यक्त की गई है। इस संवृद्धि का क्या कारक तत्व हो सकता है? तो यह है ज्वार नदमुख से पोषकों का स्राव, मानसून में भूमि से जलवाह और समुद्रों में उत्प्रवाह। नेक्स्ट है एशियाई भूरा बादल अधिकांशतः दक्षिण एशिया में फैला था। एशियाई ब्राउन क्लाउड या एशियाई भूरा बादल उत्पन्न होता है वायु प्रदूषण के कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट पे आते हैं कथन, जाड़े की ऋतु में दिल्ली में वायु प्रदूषण उच्च रहता है। ये सही है, आर गलत है, छोड़ देते हैं। एक रंगहीन गंधहीन रेडियो एक्टिव अक्रिय गैस रेडॉन है। फेफड़े का कैंसर तथा रक्त कैंसर रेडॉन गैस से होने की संभावना होती है। घरेलू गतिविधियों के कारण उत्पन्न होने वाले वायु प्रदूषण को घरेलू वायु प्रदूषण कहा जाता है। WHO के अनुसार प्रतिवर्ष लाखों लोगों की मृत्यु घरेलू वायु प्रदूषण के कारण होती है। सिगरेट के धुएं में मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन होता है। शरीर में श्वास अथवा खाने से पहुंचा सीसा या लेड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पेट्रोल में शीशे का प्रयोग प्रतिबंधित होने के बाद से अब शीशे का विषाक्तता उत्पन्न करने वाले स्रोत हैं कि प्रगलन इकाइयाँ और पेंट हैं। नेक्स्ट है घरों में पुताई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पेंट असुरक्षित स्तर तक हो सकती है। इसमें शीशे की मात्रा मनुष्य के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा सकता है या शीशे की अधिक मात्रा। वायु प्रदूषक और प्रभावित अंग देखते हैं। एस्बेस्टस धूल फेफड़े को प्रभावित करता है, शीशा मस्तिष्क को, पारा उदर को। एस्बेस्टस जहरीला पदार्थ है, इसकी धूल से हो सकता है तो फेफड़े का कैंसर हो सकता है। पारे की विषाक्तता उत्पन्न होती है उदर संबंधी बीमारी है। प्रदूषक और प्रभाव कार्बन मोनोऑक्साइड लीवर और किडनी को क्षति पहुंच सकता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड से कैंसर होता है। धूल कण से श्वास संबंधी रोग और शीशा से केंद्रीय नर्वस सिस्टम रोग। रक्त में घुलकर कोशिकीय श्वसन को बाधित करती है तथा यह हृदय को क्षति पहुंचाती है तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड है। मानव शरीर में कैंसर उत्पन्न कर सकता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड कैंसर उत्पन्न कर सकता है। भारत में इस्पात उद्योग द्वारा मुक्त किए जाने वाले महत्वपूर्ण प्रदूषकों में शामिल है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी शामिल हैं। अम्ल वर्षा को झील कातिल भी कहा जाता है। इनमें से जिस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है वह नॉर्वे है। उत्सर्जन उष्मीय शक्ति संयंत्रों में कोयला दहन से उत्सर्जित होता है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड ये सब उत्पन्न होता है। ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग करने वाले शक्ति संयंत्रों से प्राप्त फ्लाई ऐश के बारे में सही कथन देखते हैं। फ्लाई ऐश का उपयोग भवन निर्माण के लिए ईंटों के उत्पादन में किया जाता है। फ्लाई ऐश का उपयोग कंक्रीट के कुछ पोर्टलैंड सीमेंट अंश के स्थानापन्न रिप्लेसमेंट के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से विद्युत उत्पादन के फलस्वरूप उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है फ्लाई ऐश। यह सूक्ष्म पाउडर होता है जो वायु के साथ दूर तक यात्रा करता है। इसमें सीसा, आर्सेनिक, कॉपर जैसी जहरीली भारी धातुओं के कण भी होते हैं तो यह फ्लाई ऐश में होते हैं। नेक्स्ट है अनाजों और तिलहनों के अनुपयुक्त रखरखाव और भंडारण के परिणाम स्वरूप आविशों का उत्पादन होता है जिसे एफ्लाटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, जो समानतः भोजन बनाने की आम विधि द्वारा नष्ट नहीं होते हैं। जिसके द्वारा उत्पादित होते हैं वह कौन सा है? वह फफूंदी है। नेक्स्ट है मुख्यतः एस्परजिलस फ्लेक्स के द्वारा उत्पन्न होता है तो एफ्लाटॉक्सिन उत्पन्न होता है। एफ्लाटॉक्सिन में एक कैंसर जनक पदार्थ होता है जो उत्पन्न करता है, यह यकृत कैंसर उत्पन्न करता है। वायु प्रदूषण की रोकथाम की एक यंत्रीय विधि नहीं है, यह साइक्लोन डिवाइडर नहीं है। कारखानों की चिमनियों से निस्सृत धुएं तथा कालिख के साथ मिश्रित कणकीय पदार्थों को अलग करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले विशिष्ट फिल्टर को बैग फिल्टर कहते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित सही कथन है, यह पशुओं में आनुवांशिक परिवर्तन लाता है, यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है और यह कैंसर पैदा करता है। नेक्स्ट है यह तैलीय पंख तथा बिखरे हुए तेल के उपचार हेतु पारिस्थितिकी के अनुकूल विकसित प्रौद्योगिकी है तो यह है आयल जैपर। आयल जैपर एक बैक्टीरिया संकाय है, यह 5 बैक्टीरिया को मिलाकर विकसित किया गया है। इसमें उपस्थित बैक्टीरिया तेल में मौजूद हाइड्रोकार्बन यौगिकों को अपना भोजन बनाते हैं तथा उनको परिवर्तित कर देते हैं, हानि रहित CO2 एवं जल में परिवर्तित कर देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन में है। नेक्स्ट है
यह संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष एजेंसी है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय नौवहन के सुरक्षा सुधार संबंधी उपाय करने और पोतों से होने वाले समुद्री प्रदूषण की रोकथाम की जिम्मेदारी है। यह संस्था उत्तरदायित्व और मुआवजा से संबंधित वैधानिक मामलों को देखने के अलावा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात को सुविधाजनक बनाने का कार्य करती है। तो यह है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। ठीक है, नेक्स्ट है जिसे IMO कहते हैं, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है जैव शौचालय प्रणाली में अपशिष्ट पदार्थों को विखंडित कर उसे पानी और गैस में परिवर्तित कर देता है। तो यह अवायवीय जीवाणु होते हैं। जैव शौचालय प्रणाली में पानी को टैंक में जमा कर उसे क्लोरीन की मदद से साफ कर दिया जाता है, जबकि गैस को वाष्पीकृत कर दिया जाता है। भारत के कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषक के रूप में आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम पाए जाते हैं। नौकनी संलक्षण उत्पन्न होता है, ये फ्लोराइड के प्रदूषण द्वारा होता है। यद्यपि पानी में अल्प मात्रा में उपलब्ध होता है, जो मसूड़ों और दांतों को संरक्षण प्रदान करता है, परंतु इसका अत्यधिक सांद्रण फ्लोरोसिस नामक रोग का कारण बनता है। अत्यधिक फ्लोराइड को ग्रहण करने के एक परिणाम स्वरूप संभावना बढ़ जाती है। तो यह है कुबड़ पीठ की संभावना बढ़ जाती है। पैरों के मुड़ने का कारण होता है, जिसे नौकनी लक्षण कहते हैं। यह उच्च फ्लोराइड संग्रहण के कारण होता है। नेक्स्ट है कैल्शियम पादपल्वक की वृद्धि और उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। प्रवाल भित्ति की वृद्धि तथा उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। कुछ प्राणी जिनके डिंबक पादपल्वकीय होते हैं कि उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। तो यह महासागरों के अम्लीकरण के कारण प्रभावित होगी। CO2 के लिए एक भंडार गृह की तरह कार्य करता है। तो यह है समुद्र। यूरो उत्सर्जन के मानक हैं और ये एक वाहन से उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करने में पैकेज प्रदर्शित करते हैं। इसके अंतर्गत आच्छादित होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट है यूरोपीय देशों में वर्ष 1992 में यूरो मानक फर्स्ट तथा 1997 में लागू कर दिया गया था यूरो मानक सेकेंड। वाहनों से निकलने वाले प्रदूषकों को नियंत्रित करने के लिए चरणबद्ध रूप में यूरो मानकों को भारत में क्रियान्वित करने की संस्तुति मासेलकर कमेटी ने की थी। स्वच्छ परिवहन पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद ने भारत को इस बात की छूट दी है कि वह वर्ष 2020 में यूरो 5 के बदले अपना सकते हैं, तो सीधे यूरो 6 को। BS4 मानक भारत में कब लागू किया गया था? तो यह 1 अप्रैल 2017 को लागू किया था। BS6 मानक भारत में तारीख है, तो यह 1 अप्रैल 2020 से लागू हो गया है। यूरो सेकेंड मानकों को पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा 0.05% या इससे कम होनी चाहिए। यूरो नॉर्म्स स्वचालित वाहनों में एक गैस उत्सर्जन की मात्रा की सीमा निश्चित करते हैं। यह गैस कौन सा है? यह कार्बन मोनोऑक्साइड है। हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक का परिकलन करने में साधारणतः वायुमंडलीय गैसों में विचार में लिया जाता है। तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड को लिया जाता है। भारत में 8 मुख्य प्रदूषकों के साथ आधार पर बनाया गया है वायु गुणवत्ता सूचकांक। शहरों में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक जारी किया गया है। यह 17 अक्टूबर 2014 को जारी किया गया था। यह सूचकांक शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण का स्तर बताने के लिए एक संख्या, एक रंग, एक विवरण का रूप में कार्य करता है। इस उल्लेखनीय है कि इस पहल को आरंभ किया गया स्वच्छ भारत अभियान के तहत आरंभ किया गया। वाहनों में उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने वाली उत्प्रेरक परिवर्तन की सिरेमिक डिस्क स्तरित होती है, पैलेडियम से स्तरित होती है। कथन कारण देखते हैं। मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण की अपेक्षा अधिक खतरनाक होता है। सही है। उर्वरक तथा कीटनाशक भोजन की श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। तो ये दोनों ही कथन सही है और व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है उर्वरक, पीड़कनाशी, कीटनाशी और शाकनाशी मृदा के प्राकृतिक, भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों को नष्ट करके मृदा को बेकार कर देते हैं। यह रासायनिक उर्वरक नष्ट करते हैं, मृदा के सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं। नेक्स्ट है भारत के जिस महानगर में प्रतिदिन सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है वह है मुंबई और दिल्ली। नेक्स्ट है कई घरेलू उत्पादों जैसे गद्दों और फर्नीचरों की गद्दियों में ब्रोमीन युक्त ज्वालामंदकों का उपयोग किया जाता है। उनका उपयोग
कुछ चिंता का विषय है, क्योंकि उनमें पर्यावरण में निम्नीकरण के प्रति उच्च प्रतिरोधकता है। वे मनुष्यों और पक्षियों में संचित हो सकते हैं। इनमें रासायनिक, जैविक तथा फोटोलिटिक प्रक्रियाओं द्वारा पर्यावरण में निम्नीकरण के प्रति प्रतिरोधी कार्बनिक यौगिक को पॉप्स कहते हैं, अर्थात चिरस्थायी कार्बनिक प्रदूषण कहते हैं। अस्थायी जैव प्रदूषकों पर स्टॉकहोम अभिसमय द्वारा कुछ चिरस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों की सूची में शामिल किया है। यह ब्रोमीन युक्त ज्वाला मंदकों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, विभिन्न उत्पादों के विनिर्माण में उद्योग द्वारा प्रयुक्त होने वाले कुछ रासायनिक तत्वों के नैनो कण के बारे में कुछ चिंता है, क्योंकि वे पर्यावरण में संचित हो सकते हैं तथा जल और मृदा को संदूषित कर सकते हैं। वे खाद्य श्रृंखलाओं में प्रविष्ट हो सकते हैं। वे मुक्त मुल्कों के उत्पादन को विमोचित कर सकते हैं। तो इस तरह ये टॉपिक ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे जल संरक्षण। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे। ओके, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ओके।